आप ही स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। एक ज़रूरी सूचना, इस कहानी में इस्तेमाल किए गए विजुअल्स और लैंग्वेज मैच्योर ऑडियंस यानी 18+ के लिए हैं। बेहतर एक्सपीरियंस और 3D ऑडियो इफ़ेक्ट्स को गहराई से महसूस करने के लिए कृपया हेडफोन ज़रूर लगा लें। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर की उस धूल भरी कंस्ट्रक्शन साइट से निकले हुए अब करीब 1 घंटा हो चुका था। रेड ऑडी के अंदर एसी की ठंडी हवा और मीरा के महंगे परफ्यूम ने उस सीमेंट की कड़वी बदबू को पूरी तरह धो दिया था। कबीर अपनी सीट पर बड़े इत्मीनान से बैठा था। उसके हाथ में कुछ कागजों का बंडल था जिसे उसने मरोड़कर एक रोल बना लिया था। मीरा ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की और अपनी नज़रों के कोनों से कबीर के हाथों को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी छटपटाहट थी। वो कब से कुछ पूछना चाहती थी, पर कबीर की खामोशी उसे रोक रही थी। आखिर उससे रहा नहीं गया। तुम्हारे हाथ में वो क्या है? तब से उन्हें ऐसे पकड़े हुए हो जैसे कोई खजाना मिल गया हो। कबीर ने गहरी और शरारती मुस्कान दी और उन कागजों को मीरा की आंखों के सामने लहराया। तुम कब से ये पूछना चाह रही थी मीरा, पर खुद को बड़ा रिजर्व दिखाने की कोशिश कर रही थी। लो, खुद ही देख लो। मीरा ने एक हाथ से झपटकर कागज ले लिए और उन पर नजर दौड़ाई। जैसे जैसे वो पढ़ती गईं, उसकी पलकें हैरानी से फैलती गईं। उन पन्नों पर उन गुंडों के जुर्मों का पूरा कच्चा चिट्ठा था, जुए से लेकर मारपीट और धोखाधड़ी तक। हर पन्ने पर उनके अंगूठे के निशान थे और कुछ निशानों का रंग गहरा लाल था। साफ था कि कबीर ने उनका खून इस्तेमाल किया था। मुझे मुझे अब उन पर तरस आ रहा है। आखिर तुमने उन्हें क्या धमकी दी जो उन्होंने अपने ही खिलाफ ये सुसाइड नोट जैसा कबूलनामा लिख दिया? कबीर ने खिड़की के बाहर मुंबई की भागती सड़कों को देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। मैंने बस उनसे उनके भविष्य के बारे में बात की। भविष्य? कैसा भविष्य? यही कि क्या वो चाहते हैं कि उनका खानदान आगे बढ़े, या फिर वो चाहते हैं कि उनकी नस्ल वहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मीरा का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से वो कागज डैशबोर्ड के बॉक्स में रखे। अब बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। जो कल तक मीरा से 20,000 रुपये मांग रहे थे, अब कबीर के इलाज की बदौलत वे खुद 1 लाख के कर्जदार बन चुके थे। आधे घंटे बाद मीरा कबीर को मुंबई के पूर्वी तटीय इलाके के एक बेहद आलीशान हिस्से में ले आई। ये जगह किसी जंगल के बीच बने फॉरेस्ट पार्क जैसी थी, जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी। ऑडी धीरे धीरे पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। तभी पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा स्पॉट सेंटर दिखाई दिया, गुलमोहर वेलनेस क्लब। कबीर ने बाहर का नज़ारा देखा और अपना चेहरा सिकोड़ लिया। तुम फिर मुझे किसी अजीब जगह ले आई मीरा। मुझे ये कसरत और भागदौड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। कसरत नहीं करनी तो कम से कम यहाँ की हसीनाओं को तो देख सकते हो। मुझे पता है तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा। अंदर कदम रखते ही कबीर की आंखों में चमक आ गई। वहाँ मुंबई की रईस घरों की लड़कियां और बिजनेस वूमन रंग बिरंगे हॉट पैंट्स में घूम रही थी। पसीने और महंगे विदेशी परफ्यूम की एक मिलीजुली महक हवा में तैर रही थी। मीरा ने अपना वीआईपी कार्ड दिखाया और कबीर को अपने असिस्टेंट के तौर पर अंदर ले गई। असिस्टेंट? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई चॉकलेट बॉय हूँ जिसे उसकी अमीर मालकिन यहाँ सैर पर लाई है। मीरा हंस पड़ी। ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारा चेहरा उतना भी गोरा नहीं है। तभी पास से एक जानी पहचानी और भारी आवाज आई, मिस मीरा, बहुत दिनों बाद इस तरफ आना हुआ। कबीर जैसे ही पलटा, उसके पैर जमीन से चिपक गए। सामने तारा खन्ना खड़ी थी, वही तारा खन्ना जिसे कबीर ने एक रात अपनी तन्हाई दूर करने के लिए अप्रोच किया था, पर उसने कबीर को झिड़क दिया था। तारा की नज़रों में एक जानकार मुस्कान थी। मिस्टर कबीर, हमारी मुलाकात तो अब किस्मत का खेल लगती है। कबीर ने झेमते हुए अपनी नाक खुजलाई और एक फीकी मुस्कान दी। हाँ, वाकई बहुत बड़ा इत्तेफाक है। मीरा ने दोनों की तरफ देखा और हैरान रह गई। आप इसे जानते हैं तारा जी? तारा खन्ना ने एक मखमली और रहस्यमयी हंसी हंसते हुए जवाब दिया। 2 बार अचानक मुलाकात हुई और ये तीसरी बार है। लगता है मिस्टर कबीर और मेरा कोई पुराना नाता है। कबीर चुप रहा। वो जानता था कि तारा खन्ना के दिमाग में उस रात की यादें ताज़ा होंगी। तारा ने मुस्कुराते हुए उन्हें टेनिस मैच देखने का न्योता दिया, जहां शहर के बड़े रईस मौजूद थे। कबीर को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस खेल के मैदान में उसका सामना किन पुराने चेहरों से होने वाला है। तारा खन्ना का इस टेनिस मैच के लिए कबीर को बुलाना क्या महज एक इत्तेफाक है, या वो कबीर को मुंबई की उस हाई सोसाइटी के सामने बेनकाब करना चाहती है जहां उसकी पत्नी शनाया का राज चलता है? बिना किसी मर्जी के कबीर को घसीटते हुए टेनिस कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा था। कबीर ने एक मासूम सा चेहरा बनाया और मीरा की तरफ देखा। मीरा जी, अगर आपको जाना है तो जाइए, मैं कहीं और कसरत कर लूँगा।
आखिर मैं कोई वीआईपी थोड़े ही हूँ, मेरा वहां जाना ठीक नहीं लगेगा। मीरा ने उसे एक तीखी नज़र से घूरा और धीमी आवाज में फुसफुसाई, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम पक्का स्विमिंग पूल की तरफ ताका-झांकी करने जाना चाहते हो। याद रहे, यहाँ के वीआईपी बिजनेस और राजनीति की बड़ी हस्तियां हैं। तुम चोपड़ा इंटरनेशनल के पीआर हो और इन लोगों से रिश्ते बनाना ही कामयाबी की चाबी है। अपने लीडर की सलाह याद रखो। कबीर ने लापरवाही से अपने बाल झटके। मैं तो बस नाश्ता लाने वाला एक मामूली कर्मचारी हूँ और मेरा पिछला पेशा पावभाजी बेचना था। ये बड़ी बड़ी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। गुलमोहर वेलनेस क्लब का टेनिस कोर्ट किसी फुटबॉल स्टेडियम जैसा बड़ा और आलीशान था। लाल और हरे रंग की सिंथेटिक सतह पर रईस लोग सफ़ेद टेनिस ड्रेस में रैकेट लहरा रहे थे। लड़कियां अपनी फिट बॉडी के साथ दौड़ रही थीं और किनारे पर खड़े मर्द न जाने किस बॉल को गौर से देख रहे थे। तारा खन्ना ने दक्षिण पूर्वी कोर्ट की तरफ ले गई, जहां का इंतजाम और भी ज्यादा शाही था। बैकग्राउंड में धीमी ब्लूज म्यूजिक बज रहा था और कुछ वेटर ठंडे पेय परोस रहे थे। वहां मौजूद रईसों ने मीरा को देखते ही घेर लिया। मिस मीरा, क्या बात है, आप आज यहाँ? एक अधेड़ उम्र के बिजनेसमैन ने बड़ी चापलूसी के साथ मीरा की खूबसूरती की तारीफ की। मीरा मुस्कुराकर जवाब दे रही थी, पर उन एलीट्स ने कबीर को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उनकी नज़रों ने तुरंत कबीर को मीरा का कोई मामूली असिस्टेंट या शायद कोई अफेयर समझकर खारिज कर दिया था। कबीर बड़े सुकून से एक कोने में बैठ गया। तभी बातों बातों में शनाया का नाम आया। मिस मीरा, सुना है शनाया जी की तबीयत ठीक नहीं है। मीरा ने सिर हिलाया। जी, ब्यूरो चीफ झा साहब, पर वे अगले हफ्ते तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। वे तो मर्दों को भी मात देने वाली शेरनी है। कबीर ने मन ही मन एक ठंडी हंसी हंसते हुए सोचा, अगर शनाया का मिजाज थोड़ा नर्म होता तो उसके पीछे घूमने वालों की मुंबई में बाढ़ आ जाती। तभी कोर्ट के एक तरफ से लोगों का एक और हुजूम आया। सबसे आगे एक नौजवान था जिसने गुलाबी पोलो टी शर्ट और धूप का चश्मा पहना था। उसकी त्वचा दूध जैसी सफ़ेद और साफ थी और उसकी चाल में एक अजीब सी स्त्रैण नज़ाकत थी। उसके पीछे 4 मुस्तैद बॉडीगार्ड्स और 3 असिस्टेंट्स स्पोर्ट्स किट लेकर चल रहे थे। उस नौजवान को देखते ही कोर्ट पर मौजूद लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई और एक अनजाना खौफ छा गया। तारा खन्ना ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। यंग बॉस विक्की, आपके आने से मेरे क्लब की रौनक बढ़ गई। विक्की ने अपना चश्मा हटाया। उसकी पलकें किसी कोरियन एक्टर जैसी थीं। उसने तारा से हाथ मिलाया और तुरंत हाथ पीछे कर लिया, जैसे उसे किसी औरत को छूना पसंद न हो। कबीर ने मीरा की कुहनी पकड़ी और फुसफुसाया, ये विक्की, क्या ये सूर्या ग्रुप का विक्की है? मीरा ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ, सेठ ज्वाला का इकलौता बेटा। इससे दूर रहना कबीर, ये खतरनाक है, क्योंकि इसे औरतें नहीं मर्द पसंद है। कबीर के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उसे अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले उसने छोटू को बचाया था, जिसे इसी विक्की के पास भेजने की तैयारी थी। तभी विक्की की नज़र कबीर पर पड़ी। विक्की अपनी महंगी और तेज लेडीज परफ्यूम की खुशबू बिखेरता हुआ कबीर के ठीक बगल में आकर बैठ गया। विक्की ने एक कातिलाना मुस्कान दी। हेलो मिस्टर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कबीर ने खुद को संभालते हुए एक मजबूर मुस्कान दी। जब आप बैठ ही गए हैं तो पूछने का क्या फ़ायदा? विक्की ने बड़ी नज़ाकत से अपनी उंगलियां हिलाईं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम विक्की है, सूर्या ग्रुप का वाइस चेयरमैन। कबीर ने अपने माथे का पसीना पोंछा और लापरवाही से जवाब दिया, मेरा नाम कबीर है, चोपड़ा इंटरनेशनल के पीआर डिपार्टमेंट का नंबर 1 मेल पीआर। वैसे उस रेस में हम सिर्फ 2 ही मर्द हैं। विक्की ने कबीर को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई पारखी हीरा देख रहा हो। आसपास खड़े लोग कबीर और विक्की को देखकर अजीब सी मुस्कान दे रहे थे। विक्की का कबीर के इतना करीब बैठना क्या महज एक इत्तेफाक है, या वो कबीर के उस बीते हुए कल को जानता है जिसका अंदाज़ा कबीर को खुद भी नहीं है? देखिए अगला एपिसोड। कोर्ट पर मौजूद वो रईस बिजनेसमैन अपनी भावनाओं को काबू करने में माहिर थे, पर जैसे ही उन्होंने कबीर का पाव भाजी वाला पीआर वाला परिचय सुना, वहां ठहाकों की गूंज सुनाई देने लगी। उन्हें लगा कि ये लड़का कोई कॉमेडी फिल्म का हिस्सा है, लेकिन जल्द ही उन्हें माहौल की गंभीरता समझ आई। सामने खड़ा विकी मुंबई के ईस्टर्न अंडरवर्ल्ड का शहजादा था। विकी ने अपना चेहरा कबीर के करीब किया और मखमली अंदाज में मुस्कुराया। मिस्टर कबीर, मुझे मजाकिया मर्द बहुत पसंद है। कबीर के पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो गए।
उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगाकर धुएं का एक लंबा कश लिया। भाई, मुझे मर्दों का मुझे पसंद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। विकी ने कोई बुरा नहीं माना। उसने अपना गुलाबी रैकेट पकड़ा और कबीर को एक मैच की चुनौती दी। कबीर ने एक बेपरवाह आह भरी और तारा खन्ना से एक साधारण रैकेट उधार ले लिया। जैसे ही कबीर कोर्ट पर पहुंचा, रईसों की भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। किसी को यकीन नहीं था कि ये मामूली आदमी विकी के साथ खेलने की हिम्मत करेगा। विकी ने गेंद उछाली और एक ग्रेसफुल सर्व की। गेंद जमीन से टकराकर एक तिरछे कोन पर उछली। कबीर वहीं खड़ा था। उसने दाहिने हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी, इसलिए उसने बाएं हाथ से रैकेट को सिर्फ एक हल्का सा झटका दिया। धड़ाक! टक्कर की आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई मिसाइल फायर हुई हो। गेंद नेट के ऊपर से गुजरी पर कोर्ट में नहीं गिरी। वो 30 मीटर दूर खड़ी 10 फुट ऊंची कटीली बाड़ को भी पार कर गई और सीधे बाहर पार्किंग लॉट में जा गिरी। पूरे क्लब में सन्नाटा छा गया। तारा खन्ना और मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। कबीर ने अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और शर्माते हुए मुस्कुराया। सॉरी यार, ये गेंद कुछ ज्यादा ही बाउंसी है। गेम खत्म करके मैं इसे उठा लाऊंगा। अगली बार कबीर ने अपनी ताकत संभाली। अब वो टेनिस नहीं खेल रहा था, वो विक्की के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कबीर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। गेंद विक्की जहां खड़ा होता ठीक वहीं गिरती। कबीर के चेहरे पर वही बेपरवाह भाव, मुंह में सिगरेट और हवा में उड़ते बाल। कोर्ट के बाहर खड़ी कई लड़कियों की नज़रों में अब कबीर के लिए एक अलग ही चमक थी। मीरा भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने कबीर के अंदर किसी नए इंसान को ढूंढ लिया हो। करीब 15 मिनट बाद विकी पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने अपना रैकेट फेंका और घुटनों पर हाथ रखकर हाफने लगा। बस, और नहीं, मैं हार गया। तो फिर मैं चलता हूँ। कबीर वहां से एक पल में गायब होना चाहता था। कबीर जी, रुकिए, क्या मैं आपको डिनर पर बुला सकता हूँ? विक्की ने बड़ी उम्मीद से पूछा। कबीर के दिमाग में कैंडल लाइट डिनर और विक्की की नज़ाकत भरी नज़रों का ख्याल आया और उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। डिनर अपनी बहन को कराना भाई? कबीर ने आओ देखा न ताओ, उसने लपक कर मीरा का छोटा और कोमल हाथ अपने फौलादी हाथ में दबोच लिया। मीरा जी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए। मीरा ने विरोध करने की कोशिश की, पर कबीर की पकड़ में एक ऐसी तपिश और मजबूती थी कि उसके पैर खुद ब खुद उसके पीछे खिंचते चले गए। उसका दिल किसी नगाड़े की तरह बजने लगा और चेहरे पर एक सुर्ख लाली छा गई। वे दोनों क्लब से बाहर निकल गए और पीछे विक्की उन्हें एक दीवाने की तरह देखता रहा। बॉस, ये कबीर तो बड़ा बदतमीज निकला। क्या लड़कों को भेजकर उसे सबक सिखाएं? विक्की के एक आदमी ने पूछा। विक्की ने उसे एक ऐसी नफरत भरी नज़र से देखा कि उस आदमी की पैंट गीली होने को हो गई। कबीर मेरा दोस्त है, एक असली मर्द। उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला तो जबान कटवा दूंगा। कबीर ने विक्की के चंगुल से तो मीरा को बचा लिया, पर मीरा के हाथ को थामने वाली उस तपिश ने मीरा के दिल में कौन सा नया तूफान खड़ा कर दिया है। देखिए अगला एपिसोड। गुलमोहर वेलनेस क्लब के आलीशान गेट से बाहर निकलते ही ताज़ा हवा के झोंके ने मीरा की बिखरी हुई जुल्फों को सहलाया। मीरा अभी भी तेज भागने की वजह से हाँप रही थी और उसका चेहरा कसरत और शर्म की वजह से किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुका था। कबीर ने अभी भी मीरा का हाथ मजबूती से थाम रखा था। मीरा ने बनावटी खांसी की और कबीर को तिरछी नज़रों से देखा। क्या हुआ मीरा जी, गले में कुछ अटक गया है क्या? कबीर ने बड़ी मासूमियत से पूछा। अपने ये सुअर के पैर हटाओ यहाँ से। मीरा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। कबीर हंस पड़ा, पर उसने वो कोमल और गोरा हाथ धीरे से छोड़ दिया। मीरा जी, आपकी शब्दावली बड़ी कमाल की है। भला सुअर के पैर इतने प्यार से आपका हाथ कैसे पकड़ सकते हैं? वे ऑडी में सवार हुए और मुंबई की भागती सड़कों पर निकल पड़े। कबीर बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था कि कहीं वो गुलाबी विक्की उनका पीछा तो नहीं कर रहा। मीरा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभरी। तो कबीर साहब को भी किसी से डर लगता है? विक्की के डर से हाथ पैर फूल रहे हैं क्या? डर नहीं मीरा जी, बस सावधानी। उस आदमी का स्टाइल थोड़ा ज्यादा ही नज़ाकत भरा है, कबीर ने झेंपते हुए कहा। मीरा ने कार के स्टीयरिंग पर लगे बटन से म्यूजिक की आवाज़ कम की। विक्की भले ही अंडरवर्ल्ड से हो, पर वो बदतमीज नहीं है। अगर तुम उसके उसूलों से खिलवाड़ ना करो तो वो कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। वो अपने बाप सेठ ज्वाला से बिल्कुल अलग है। आपने सेठ ज्वाला को भी देखा है? कबीर ने हैरानी से पूछा।
हाँ, कई बड़ी पार्टियों में। पर उस बूढ़े की आंखों में एक अजीब सा अंधेरा है, उसे देखकर ही दिल बैठने लगता है। मीरा ने एक लंबी सांस ली और कबीर की तरफ देखा। आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। चलो, आज खाने की जगह तुम चुनो। सच? तुम मुझे पाव भाजी खानी है, कबीर खुशी से चहका। मीरा ने उसे घूरा। पाव भाजी? अभी सर्दी भी नहीं आई है, इतनी गर्मी में पिंपल्स निकल आएंगे। हम शांति दी के ढाबे पर चलेंगे। अरे, अभी तो आपने कहा था कि मैं चुन सकता हूँ, कबीर ने रोनी सूरत बनाई। मैंने तुम्हें चुनने का मौका दिया था, हक नहीं। तुम्हारा चुनाव वीटो कर दिया गया है। अब चुपचाप ढाबे चलो। आधे घंटे बाद वे शांति दी के ढाबे पर आमने सामने बैठे थे। मेज पर रत्नागिरी स्टाइल की तीखी डिशेस रखी थी, जिनकी लाल मिर्च देखकर ही कबीर के माथे पर पसीना आने लगा। मीरा ने ओल्ड मॉन्ग का एक पैक बनाया और एक घूंट में गटक गई। तुम विदेश में पढ़े हो ना, इसलिए तुम्हें ये तीखा खाना हजम नहीं होगा। हम जैसे गांव के लोग तो इसी में पले बढ़े हैं। कबीर ने अपना पसीना पोंछा और गंभीर हो गया। मीरा, उस रतनलाल का क्या करना है? मुझे पता है पिछले कुछ दिनों से तुम उसी की वजह से परेशान थी। मीरा की आंखें अचानक भर आईं। उसने अपनी ओल्ड मॉन्ग की दूसरी ड्रिंक बनाई। वो मेरा सौतेला बाप है कबीर। जब मैं 13 साल की थी, मेरे असली पिता का देहांत हो गया और माँ ने रतनलाल से शादी कर ली। शुरुआत में वो ठीक था, पर फिर माँ बीमार पड़ी। हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और उस आदमी ने माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। मीरा की आवाज़ भारी हो गई। मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं भागकर मुंबई आ गई। तुम्हें पता है, मैंने यहाँ आने के लिए रेलवे स्टेशन पर एक आदमी का बटुआ चुराया था। वो रुकी और कबीर की तरफ देखा। क्या तुम मुझे हिकारत से देखोगे कि मैं एक चोर हूँ? कबीर ने बड़ी सादगी से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, कम से कम तुम मुझसे बेहतर हो। मैं तो 2 बार जेल जा चुका हूँ। मीरा हंसी, एक कड़वी हंसी। यहाँ मुझे शांति दी और चोपड़ा इंटरनेशनल की पिछली सीईओ शनाया की दादी ने संभाला। उन्होंने मुझे पढ़ाया, काबिल बनाया। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारे जैसे आवारा ने शनाया से शादी कर ली, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। पर तुम रतनलाल का कर्जा कब तक भरती रहोगी? कबीर ने पूछा। माँ उससे प्यार करती है कबीर, वो उसके बिना नहीं रह सकती। और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती। कबीर के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी माँ उससे प्यार करती है, या शायद वो सिर्फ इसलिए उसके साथ है ताकि तुम्हारी करियर और इज्जत पर कोई आंच ना आए? मीरा सन्न रह गई। उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। क्या क्या ऐसा मुमकिन है? अगर तुम चाहो तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मीरा ने कबीर की आंखों में देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। वो नहीं जानती थी कि कबीर की इस योजना से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतरने वाला है या कोई नया तूफान आने वाला है। कबीर का ये एक्सपेरिमेंट क्या मीरा की माँ को उस लालची रतनलाल के चंगुल से छुड़ा पाएगा? और क्या कबीर अब शनाया के दादा यशपाल चोपड़ा के उस पुराने और खतरनाक रसूख का सामना करने के लिए तैयार है? देखिए अगला एपिसोड। रात के 10 बज रहे थे। अस्पताल के गलियारे में फिनाइल की तीखी गंध और सन्नाटे के बीच कबीर के जूतों की आवाज़ गूंज रही थी। शनाया ने सुबह उसे पुलिस के चंगुल से छुड़ाया था और पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कबीर उसे शुक्रिया कहने नहीं आया था। जैसे ही वो शनाया के वीआईपी वार्ड के पास पहुंचा, कबीर के कदम ठिठक गए। वार्ड के बाहर जैकेट पहने 2 कसरती आदमी खड़े थे। उनकी सीधी पीठ और सतर्क नज़रों को देखकर कबीर को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई मामूली गार्ड्स नहीं, बल्कि सधे हुए फौजी हैं। रुक जाओ, एक गार्ड ने अपना फौलादी हाथ बढ़ाकर कबीर का रास्ता रोका। अंदर जाना मना है। कबीर ने एक हल्की और बेपरवाह मुस्कान दी। भाई साहब, मैं मरीज का हालचाल लेने आया हूँ। अंदर जो है वो मेरी अपनी है। रास्ता छोड़ दो, वरना बात बिगड़ जाएगी। कहा ना, अंदर नहीं जा सकते। गार्ड की आवाज में हुक्म था। कबीर की आंखों की चमक अचानक गायब हो गई और वहां एक बर्फीली ठंडक छा गई। और अगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा तो फिर यहां से धक्के खाकर निकलोगे। गार्ड ने कबीर को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। धक्का अपनी माँ को देना। कबीर ने झपटकर उसका हाथ पकड़ा और उसे इतनी जोर से खींचा कि वो गार्ड दीवार से जा टकराया। धड़ाक। दूसरे गार्ड ने तुरंत चाकू निकाला, पर कबीर ने बिजली की रफ्तार से अपना घुटना उसके पेट में दे मारा। वो गार्ड किसी झींगे की तरह सिमटकर फर्श पर गिर पड़ा और अपनी कड़वाहट उगलने लगा। कबीर ने अपनी पैंट ठीक की और बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोल दिया।
अपनी ही बीवी से मिलने के लिए तुम लोगों से परमिशन मांगूंगा क्या, बेवकूफ। जैसे ही कबीर ने दरवाज़ा खोला, उसे एक बहुत ही शक्तिशाली और भारी दबाव महसूस हुआ। एक मुक्का चीखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। कबीर ने पलक झपकते ही खुद को बाईं ओर झुकाया और हमलावर के पीछे जाकर उसे किक मारने ही वाला था कि सामने वाला हमलावर भी हवा में उछलकर पलट गया। वो हमलावर एक बूढ़ा आदमी था, जिसने सलेटी रंग की अचकन पहन रखी थी। ग्रे रोब, रुक जाओ। वार्ड के बिस्तर के पास से एक भारी और रौबदार आवाज आई। वहां एक लगभग 50-55 साल का आदमी खड़ा था। मजबूत जिस्म, करीने से पीछे की तरफ सवारे हुए जेट ब्लैक बाल और गहरे हरे रंग का जोधपुरी सूट। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक ऊंचे पद और खानदानी रसूख की धमक साफ महसूस हो रही थी। बिस्तर पर शनाया बैठी थी। सफ़ेद कॉटन के पायजामे में वो किसी तराशे हुए संगमरमर की मूरत जैसी लग रही थी, पर उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो अभी अभी रोई हो। तो तुम हो कबीर? उस आदमी ने भारी आवाज में कहा। आप? कबीर ने पूछा। मैं शनाया का दादा हूं, यशपाल चोपड़ा। शनाया अचानक चिल्लाई। उसकी आवाज में बरसों की नफरत और दर्द साफ झलक रहा था। नहीं, ये मेरे दादा नहीं हैं। कबीर, इन्हें यहां से बाहर निकालो, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। यशपाल के चेहरे पर दुख की एक लकीर उभरी। शनाया, अपने दादा से इतनी नफरत? मैं तो बस तुम्हें देखने आया था। पर मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि चोपड़ा खानदान की बेटी किसी पाव भाजी बेचने वाले से शादी करे। ये शादी एक बहुत बड़ी गलती है और इसे खत्म होना ही होगा। कबीर को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो चुप रहा। शनाया ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए यशपाल की आंखों में देखा। गलती? क्या आपका और दादी का रिश्ता भी एक गलती थी? और रही बात इस शादी की, तो अब बहुत देर हो चुकी है। यशपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। देर हो चुकी है? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम और ये? शनाया ने कबीर की तरफ इशारा किया। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं इससे शादी क्यों करती? कबीर बगल में खड़ा अपनी नाक खुजाने लगा और झेंपते हुए मुस्कुराया। वाह भई, ये तो पूरी तरह से मामला ही बदल गया। यशपाल चोपड़ा ने कबीर को एक गहरी नज़र से देखा, जिसमें अब नफरत की जगह एक अजीब सी चेतावनी थी। चोपड़ा खानदान का एक नियम है, यहाँ एक बार जो रिश्ता जुड़ गया वो जिंदगी भर के लिए होता है। कबीर, अगर तुमने शनाया को कभी भी दुखी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यशपाल अपने गार्ड्स के साथ वहां से निकल गए। कमरे में अब सिर्फ कबीर और शनाया अकेले थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव भर गया था। शनाया ने अपने दादा के सामने जो बड़ा झूठ बोला है, क्या वो अब कबीर के साथ उसके रिश्ते को हकीकत में बदल देगा, या कबीर को अब चोपड़ा खानदान की उस आयरन लॉ का शिकार होना पड़ेगा? देखिए अगला एपिसोड। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सच कहूं, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियां बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।